पैराडॉक्स बीएससीबी क्लास 10th के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं बच्चों की बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है और इस मॉडल पेपर में आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मॉडल सेट में दिया गया है और हिंदी की पाठ है। हिंदी के पाठ से आप देखेंगे कि इसमें कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपने परीक्षा के बारे में समझने के लिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो आपने खरीदा भी होगा और आपने उसकी तैयारी भी की होगी। तो आज के इस वीडियो में आप समझेंगे, देखेंगे तो काफ़ी इससे आपको लाभ मिलने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी पाठ से। जो अभी तक जो प्रश्न मॉडल पेपर में दिया गया है पहले सेट का, हम उसकी जानकारी लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है वह है पेड़ का कमरा किसकी रचना है। तो पेड़ का कमरा किसकी रचना है? देखिए ऑप्शन में लिखा गया है विनोद कुमार, शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत और यतीन्द्र मिश्र। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, शुक्ल नहीं होगा, होगा शुक्ल। यानी पेड़ का कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ए ऑप्शन आपका सही है। दूसरा प्रश्न है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? यहाँ किसी नहीं होगा बल्कि किस होगा। किस कहानी का अनुवाद किया है? आपको ऑप्शन में देख रहे हैं ए ढहते विश्वास, बी दही वाली मंगम्मा और सी नगर है और डी है माँ। तो किस कहानी का उन्होंने अनुवाद किया है? तो उन्होंने अनुवाद किया है दही वाली मंगम्मा का। अगले प्रश्न में चलते हैं कि कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। तो कवयित्री अनामिका का जन्म हुआ था बच्चों 1961 ईस्वी में। याद रखेंगे आप, कवयित्री अनामिका का जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। तो किसके अनुसार? आपने कहानी पढ़ी होगी, विष के दांत कहानी से रिलेटेड है। तो इसमें खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। अगला प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था। तो दारिश नामक सोने से सिक्कों से भरा हुआ घड़ा जो है वह मिला था वारेन हेस्टिंग्स को, जो आपको मैक्स मुलर द्वारा लिखित जो पाठ है, जिस पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखें, उसी पाठ में यह दारिश नामक सोने के सिक्कों की चर्चा की गई है। जो वारेन हेस्टिंग्स जो उस समय के भारतीय गवर्नर जनरल थे, उनको यह मिला था। अगला प्रश्न है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, यानी किस भाषा से ली गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, तो ढहते विश्वास यह किस भाषा से है? कन्नड़, तमिल, उड़िया या गुजराती। तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि ढहते विश्वास जो है वह किस प्रकार की कहानी है, किस प्रकार से विश्वास जो है इंसान का डगमगा जाता है, किस पर से? ईश्वर पर से। तो यह उड़ीसा की बहुत ही दुख भरी कहानी उसमें प्रस्तुत की गई है, जिसमें बाढ़ और सूखे का बहुत ही भयावह वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। तो उड़ीसा की है, तो भाषा कौन सी होगी बच्चों? उड़िया। यानी सी जो है आपका ऑप्शन वह सही है। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, 8वां प्रश्न है आपका कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो यह आप देखेंगे कवियों के नाम लिखे गए हैं, जीवनानंद दास, अनामिका जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और रेनर मारिया रिल्के हैं, जो कि जर्मनी के बहुत ही अच्छे ये काव्य रचना करने वाले हैं। तो रेनर मारिया रिल्के द्वारा ही लिखा गया है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में। याद रखेंगे बच्चों, डी ऑप्शन रेनर मारिया रिल्के। आते हैं अब अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए पाठ ये प्रश्न 9 है कि जीवनानंद दास की किस कविता को
प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो आप ऑप्शन देखेंगे ये सभी जो है लिखे हुए हैं जीवनानंद दास के द्वारा ही, लेकिन किसे श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है आप देखेंगे वन विहंगम, वनलता सेन, रूपसी बंगला और झरा पालक। तो इसमें बी आपका ऑप्शन जो है वनलता सेन, इसे ही प्रबुद्ध आलोचकों के द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा से, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न 11 नंबर कि अभिनव में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। गद्य यानी कहानियां, कितने कहानियां उन्होंने लिखी। तो इसका उत्तर है ए 27, यानी उन्होंने 19 दिनों के प्रवास के दौरान 27 गद्य की रचना की थी। अगला प्रश्न 12 नंबर कि धरती कब तक घूमेगी, यह किस भाषा से अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी यह बच्चों राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। अगला प्रश्न है कि पापाती को कौन सा रोग था। तो पापाती को बच्चों मेनिंजाइटिस नामक रोग था, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आप देखेंगे ए ऑप्शन में दिया गया है इसी दुनिया में, बी ऑप्शन है दुष्चक्र में सृष्टा, सी ऑप्शन है पहल पुस्तिका और डी है कवि ने कहा। तो इसमें बी ऑप्शन जो है आपका वह सही है, दुष्चक्र में सृष्टा। सृष्टा इस प्रकार होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। देखेंगे शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें स्पष्ट क्लियर हो जा रहा है। आपने अगर पढ़ा है तो सी जो है शोणित, यह जो है बिल्कुल सही है आपका शोणित, यह सही है, बाकी सभी शोणित गलत लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है, आए, अए, अव या आव। तो आपने देखा होगा कि यंग संधि में ए के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वह हो जाता है अए, यानी बी ऑप्शन जो है आपका वह सही है। अब 17वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप देखेंगे वाक्य मैं आपको पढ़कर बताता हूं, आप बताएंगे, खुद भी अनुमान लगाएंगे कि कौन सा शुद्ध हो सकता है। आपके दर्शन कब होंगे, मैंने यह काम करा है। करा है तो बिल्कुल ही देखने में यह ऐसे ही अशुद्ध लग रहा है। प्यास से होठ सूख रहा था, प्यास से होठ सूख रहे थे। चूंकि होठ जो होते हैं हमारे वह दो होते हैं तो इसलिए ये भी गलत है। मेरा बात सुनो, तो मेरा बात सुनो नहीं, मेरी बात सुनो, यानी ये तीनों ही वाक्य जब गलत हैं तो सही कौन बचा, ए बचा, यानी ए आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ साफ करना यानी कोई व्यक्ति अगर किसी के यहाँ गया, कोई चीज उसे अच्छी लगी तो उसने उसको हाथ साफ कर दिया, यानी वहां से गायब कर दिया, यानी किया क्या, तो चोरी किया। तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ है चोरी करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। देखेंगे हितैषी, ये भी हितैषी लिखा गया है, ये भी हितैषी है और ये भी हितैषी है, लेकिन इसमें सी जो है हितैषी यह सही है और बाकी के ऑप्शन गलत हैं। अंतिम में अगला प्रश्न आपका 20वां नंबर प्रश्न है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम में जो प्रत्यय है बच्चों वह है इम प्रत्यय, यानी अंत में इम जोड़ दिया गया है तो हो गया है अंतिम, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद 21वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है।
तो अष्टाध्यायी आप देखेंगे इसमें अष्ट यानी संख्या आ गया है, तो यह द्विगु समास है। द्विगु लिखने में यहाँ अशुद्धि है, तो इसको आप द्विगु इस प्रकार से लिखेंगे, या लिखा हुआ ही मिलेगा तो आपको केवल उसको विकल्प कर मार्कशीट पे केवल रंगना होता है, तो लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा के इसमें 4 भेद दिए गए हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो पहनावे जो है वह सी ऑप्शन है आपका सही, भाववाचक संज्ञा। मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो मैं आप चला जाऊंगा यानी खुद के बारे में कह रहा है, तो यह निजवाचक सर्वनाम यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो प्रविशेषण जो शब्द हैं वह हमेशा विशेषण की विशेषता को बताते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? यानी जिंदगी से बहुत घृणा है, तो से आप जानते ही हैं से 2 ही कारक में आता है, एक करण और दूसरा अपादान। से में जुड़ाव होता है करण कारक में, और जबकि दूसरा अपादान वाला से में क्या होता है? अलगाव होता है, बिछड़ाव होता है। लेकिन जिंदगी ऐसी चीज है बच्चों कि जिंदगी हमारे साथ में जुड़ी होती है। भले ही हम लाख अपनी जिंदगी से घृणा करें, लेकिन अपने शरीर से अपने प्राण को हम अपने निकाल नहीं सकते हैं, हमेशा हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह करण कारक की का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे आपने पढ़ा होगा, पास्ट टेंस जो है इसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो पास्ट टेंस के आपने 4 भेद भी पढ़े होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ जब भूतकाल हिंदी में आपको पूछा जा रहा है तो इसके 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में ये बुढ़ापे जो है कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापे आप जान ही रहे हैं कौन सी संज्ञा है, सी नंबर, भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है यह? भाववाचक संज्ञा है। अब अगला प्रश्न देखिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो ये भी आपको याद ही होगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। कौन कौन से हैं आपको याद ही होगा, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और एक आता है सर्वनामिक, यानी कुल 4 विशेषण के भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि आपने क्या खाया है। इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो क्या प्रश्न के रूप में यहाँ आया है, तो इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में आते हैं 30वां नंबर प्रश्न है आपका कि भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? तो भविष्यत काल के बच्चों यहाँ 3 प्रकार होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। 31वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न है दध्योदन। दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? तो दध्योदन का बच्चों संधि विच्छेद होता है दधि जोर ओदन। दधि जोर ओदन, यह बी ऑप्शन आपका सही है। दध्योदन का संधि विच्छेद दधि जोर ओदन होता है। अगला प्रश्न 32 नंबर है, जो राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने यानी ने किसमें जुड़ता है? कर्ता के साथ। भिखारी को यानी करण को, कर्ता ने करण को, कर्म को, सॉरी कर्ता ने कर्म को, तो
राम ने यानी राम कर्ता हो गया और भिखारी क्या हो गया, कर्म। इसके साथ में जो ये जुड़ा है ये को, यानी हमेशा को किसके साथ में जुड़ता है, कर्म के साथ में। तो इसलिए यह क्या है, को किस कारक की विभक्ति है, तो कर्म कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है। तो लौह पुरुष में बच्चों जो समास है वह है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न 34वां नंबर प्रश्न है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। निर्जन, निर जोर जन, तो निर ये वाला निर, निर्जोर जन, तो निर जो है ये उपसर्ग इसमें लगा है, बी ऑप्शन आपका सही है। 35वां नंबर प्रश्न, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है। तो व्यायाम का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है वी जोर आयाम, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। आते हैं अगले प्रश्न में, नीरव का संधि विच्छेद क्या है। नीरव आप देखेंगे निह जोर रव, निह जोर रव, यानी दोनों ही निह है लेकिन एक दीर्घिकार से है और एक ह्रस्वीकार से है। तो देखने में तो लग रहा है कि यही होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आपका बी ऑप्शन जो है वह सही है। निह जो है वह ह्रस्वीकार से हो गया और तब उसमें रव जुड़ गया तो हो गया नीरव। आते हैं अगला, आजन्म में कौन सा समास है। आजन्म यानी जन्म, आजन्म, इसमें आ लगा हुआ है जो अव्यय है, तो इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अब अगले प्रश्न में आते हैं जो आपका 38वां नंबर प्रश्न है। 38वां नंबर प्रश्न, जन्म मरण में कौन सा समास है। तो जहां मैंने आपको इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि जिसके बीच में ये जो घटाव वाला जो आप चिन्ह देख रहे हैं, तो ऐसा चिन्ह जहां जहां होता है, जैसे पति पत्नी, माता पिता, जन्म मरण, तो इसमें द्वंद्व समास होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है द्वंद्व समास, ये आपका सही है। उसके बाद 39वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था, यानी दक्षिण अफ्रीका वह कब से कब तक रहे। तो इसका भी ए ऑप्शन आपका सही है। 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक वह दक्षिण अफ्रीका में प्रवास में थे। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। तब बच्चों उनकी उम्र थी ए 27 वर्ष। अगला प्रश्न है कि 41वां नंबर प्रश्न कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कि मंगू के अलावा उसकी मां को कितनी संतानें थीं। तो मंगू के अलावा, मंगू को लेकर के 4 संतानें थी, तो मंगू के अलावा और कितनी संतानें बच जाएंगी, तो बी ऑप्शन आपका सही है 3। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो प्रदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि सबकी बुद्धि क्या हो गई, विदेशी हो गई। बी ऑप्शन आपका बच्चों सही है। अगले प्रश्न में आते हैं अब 44वां नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी नगर जो कहानी है उसकी रचना किसने की, किसने उसे लिखा। तो सी सुजाता, यानी सुजाता जी ने ही इस कहानी को रचा है, लिखा है। अगला प्रश्न जो बहुत ही आसान है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं, मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के या सौंदर्य के। तो यह पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद 46वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वह बच्चों हुआ था 1907 ईस्वी में। अगले प्रश्न में आते हैं कि एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे
बचाने की बात करता है, लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कवि जो है शहर को नादिरों से बचाने की बात करते हैं। अब बताइए निम्न में कौन सा उपसर्ग है, यानी 4 जो दिया गया है इसमें उपसर्ग कौन सा है? नी है, निस है, ये निस है कि ये नी है? तो इसमें सी ऑप्शन जो है निस, ये आपका क्या है? उपसर्ग है। 51 नंबर प्रश्न देखिए आप, इसमें से देखिए 47 के बाद सीधे 50 नंबर दिया गया है, यानी मॉडल पेपर में बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी गलत प्रिंट कर दिए गए हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने से, चूंकि आपके पास बुक भी है और हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी आप सही जवाब जो है बिल्कुल जान सकते हैं, तो बिल्कुल हर वीडियो हमारा ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो उससे निश्चित तौर पर आपको अपने आने वाली परीक्षा की तैयारियों के बारे में पूर्णतया ज्ञान आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें? प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति या प्रकृति। तो इसमें सही शब्द जो है बच्चों ए है प्रकृति। अगला प्रश्न 52 नंबर है कि परिश्रम में कौन उपसर्ग है? तो परि जोड़ श्रम, यानी श्रम में आगे लगा है क्या? परि, तो इसीलिए इसमें जो है हम कहेंगे ए ऑप्शन आपका सही है, परि, और इसी के कारण परिश्रम हुआ, तो परिश्रम में उपसर्ग है परि। 53 नंबर प्रश्न है हाथ खाली होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ खाली होना, अगर आप कभी किसी के पास, अगर आपको पैसे की जरूरत हो और आप उससे पैसे मांगने जाते हैं तो वह व्यक्ति कह देता है कि क्या करें आजकल हमारा हाथ खाली है। हाथ खाली का मतलब क्या हो गया? उसके पास रुपए पैसे हैं ही नहीं, तो आपको देगा कहां से? तो यहां देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही आपको लगता है? कुछ नहीं मिलना, हाथ से पैसा गिर जाना, पास पैसा न होना, या गरीब होना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हाथ खाली होना यानी जब आप किसी के पास जाते हैं तो कहता है कि मेरा तो हाथ खाली है, यानी पास पैसा नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न में देखते हैं कि अवकाश शब्द में उपसर्ग है। आप देखेंगे काश, काश, इसमें क्या लगा है? ये लगा है अव, तो कौन सा उपसर्ग है? ये बी नंबर आपका सही है, अव जो है वह उपसर्ग है। हिरोशिमा किस देश में है? जहां पर अमेरिका ने अणु बम गिराया था, तो सबसे पहले तो वह आपको पता ही है कि वह जापान देश में है, हिरोशिमा, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 56 नंबर कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वह हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए अब अगले प्रश्न में देखते हैं जो आपका 57 नंबर प्रश्न है, और यह भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? अमरकांत जी, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र या मैक्स मुलर? तो आपको पता ही है कि विष के दांत कहानी के रचयिता हैं नलिन विलोचन शर्मा जी, तो बी ऑप्शन आपका बच्चों बिल्कुल सही है। अब 58 नंबर प्रश्न की बारी कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं? और ये प्रश्न जो है आपका बिल्कुल आसान है, कहां हो सकते हैं दर्शन, आप सभी को याद भी होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है वह मेरे ख्याल से आपको इसके पहले जो जांच परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा जा चुका है। तो इसके दर्शन जो है वह ग्रामीण भारत में ही हो सकते हैं, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 59 नंबर कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है? आप देखिए जय शब्द है इसमें जय, तो जय में क्या लगा है? परा, तो इसमें आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका क्या है? सही है, परा जोड़ जय यानी पराजय। अगला प्रश्न है 60 नंबर और अंतिम आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यह क्या कहता है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? तो यह कथन मैक्स मुलर का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, स्वामी विवेकानंद का है, या
कालिदास का है। तो मैं आपको बता दूं कि यह अगर पाठ की बात होती तो पाठ लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, लेकिन इसे लिखा किसने है? कालिदास ने। यह कथन कालिदास का था। तो इस प्रकार से बच्चों आज का जो यह वीडियो है हमारा वह समाप्त होता है। इसके बाद फिर से हम आपके लिए अगले वीडियो में लाएंगे मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। और तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहिए। हैव अ नाइस डे।